Hello dear students, नमस्कार and good morning to all of you. And आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को. ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करते हैं और कब करते हैं ये तो जानेंगे ही, लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो चीज़ भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू, यकीन मानिए यदि आप शुरू से लेकर और अंत तक और थोड़ा पैसेंस के साथ देखते हैं तो आपका हर एक के डाउट क्लियर हो जाएगा और हर एक एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे. ओके, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मैंने यूट्यूब पे कि लोगों का थंबनेल क्या ही होता है कि 2 मिनट में इंग्लिश को गुलाम बनाएं. मात्र इन 2 वर्ड्स के जानने से आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे. ओके, 15 वर्ड्स को सीख ले और इंग्लिश का अपना गुलाम बनाए. तो इस तरीके के प्लीज स्लोगन से बचें. ओके, बिकॉज लोग बोलते हैं ना, इन 2 वर्ड्स को जान लो और फटाकेदार इंग्लिश बोलो. मुझे तो लगता है ऐसा है ही नहीं. अगर ऐसा होता तो पूरी आज भारत और पूरी आज दुनिया इंग्लिश बोल रही होती. ओके, सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानने से पहले इसके हम हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे. ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब का यूज होता है वो होगा विल अब्लिक शैल प्लस बी का. विल अब्लिक शैल प्लस बी का, और सेम चीजें फॉलो करेगा यहाँ पर भी कि विल का यूज कैसे करें और शैल का यूज कैसे करें. तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर तरीके से पढ़ा है कि कब ना विल का यूज करेंगे और ना कब शैल का यूज करेंगे. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर्स क्या है और इसके यूजेस क्या है और कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट करते हैं. ओके, तो पहला चीज कि विल अब्लिक शैल तो हेल्पिंग प्लस बी क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा. ओके, और जहां तक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है, किसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहां पर करते हैं जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो. क्या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो कि इस टाइम से ये क्रिया स्टार्ट होगी, या जैसे मैं बोलूं कि जब वह आएगी मैं जा रहा हूँगा, जब वह आएगी मैं जा रहा हूँगा, या जब वे लोग आएंगे मैं पढ़ रहा हूँगा. तो मेरे पढ़ने का एक्शन या कोई भी एक्शन जो लॉन्गर टाइम के लिए होगा उसको और वो भी फ्यूचर में, तो उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से डिनोट करेंगे. और उसी टाइम पे उसी क्षण पे एक शॉर्टर एक्शन होगा जो कि टेक प्लेस करेगा. जैसे जब मैं आऊँगा वह पढ़ती होगी, जब मैं आऊँगा वह पढ़ रही होगी. तो वो उसके पढ़ रहे होने का ये जो क्रिया है, ये एक्शन है, ये जो इवेंट है, ये लॉन्गर है. लेकिन जब मैं आऊँगा ये एक शॉर्ट क्रिया है, ये एक शॉर्ट एक्शन है, यह एक शॉर्ट इवेंट है. तो शॉर्ट इवेंट के लिए फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और लॉन्गर के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. यानी कि जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा फ्यूचर में और वहाँ पे उसके बाद कोई क्रिया हो रही होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. ओके, इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब कर लेते हैं जब फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा, यानी कि हो रहा होगा, कंटिन्यूटी में होगा. ओके, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट करने के लिए अगर हमारे पास कोई वर्ड्स होता है तो वो होगा जैसे कि एट नेक्स्ट डे. ओके, नेक्स्ट के बाद हमारे सामने आ सकता है कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डिकेड, नेक्स्ट सेंचुरी. इसके अलावा अगर हमारे सामने देखा जाए तो होगा क्या, एट प्रेजेंट. ओके, क्या होगा, एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली. इस तरीके के हमारे सामने क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं. किसके लिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए. अगर आप इतनी बातें समझ पाए होंगे तो अब टेंस को, इस वीडियो को आगे देखेंगे कि पूरी चीजें क्लियर हो जाए. ओके, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बन के आता है वो क्या होगा,
सब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। पहला इस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ओके, नेगेटिव की जब हम बात करें तो हो गया क्या, सब्जेक्ट प्लस विल अब्ली शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, इसके अलावा जो इंटरोगेटिव होगा, डब्ल्यू इस वर्ड का सेंटेंस की शुरुआत में यूज किया जाएगा। डब्ल्यू विल अब्ली शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्यों मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले विल अब्लिक शैल का यूज किया जाएगा। कहाँ के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दो स्ट्रक्चर अभी हमारे सामने, तीन स्ट्रक्चर बचे हुए हैं। ओके, आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा और मैं मिटाता हूं। इसके अलावा है विल अब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस पी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत ओपन एंडेड से होती है तो ओपन एंडेड से सेंटेंस को शुरू करने से पहले उस हम क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू अब्लिक एच प्लस विल अब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि डब्ल्यू एस फैमिली का इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो वो होता है डब्ल्यू अब्लिक एच प्लस विल अब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यही स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, पहला विल अब्लिक शैल। विल अब्लिक शैल का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में इसलिए करेंगे क्योंकि सेंटेंस हमें क्या बनाना है, इंटरोगेटिव। ओके, ये तो रहा केवल क्लोज इंडेड का नेगेटिव के साथ, लेकिन ओपन इंडेड का विदाउट नेगेटिव होता है क्या, डब्ल्यू अब्लिक एच प्लस विल अब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मार्क ऑफ इंटरोगेशन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले जब डब्ल्यू एच का यूज करेंगे तो क्या होगा, ओपन इंडेड होगा। कौन सा इंडेड होगा, तो ओपन इंडेड होगा। ओके, और ओपन एंडेड में सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू अब्लिक एच फैमिली से होती है। इसके अलावा जब डब्ल्यू एच फैमिली से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है और सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। उसके बाद बी, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स थे, हमने हेल्पिंग वर्ब को जाना। इसके बाद आता है क्या, तो कुछ एग्जांपल्स पे इन्हें अप्लाई कैसे करते हैं। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो हमें पता लगा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, जिनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। तो क्या सर हम वैसे वर्ड्स को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज नहीं कर सकते? तो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि वो वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो नॉन एक्टिव वर्ब होंगे। नॉन एक्टिव वर्ब का मतलब क्या है सर, तो नॉन एक्टिव वर्ब का स्टूडेंट वो मतलब है कि इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक्शन को डिनोट नहीं करते, यहाँ एक्शन नहीं होता। ओके, क्योंकि नॉन एक्शनल होते हैं, क्योंकि वो ना नॉन फंक्शनल होते हैं, इसी की वजह से हम इनका आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते। तो क्या सर अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आईएनजी फॉर्म में दिए तो क्या वो गलत है? जी हाँ, वो गलत है। फिर उसको क्या करें, तो हम उसको जो भी अगर इस तरीके की क्रियाएं जो कि नॉन एक्टिव है और आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हुआ है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हुआ है
या ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज हुआ है, तो ऐसी क्रियाओं को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा अगर आपको पता हो कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, या इसके अलावा ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है। तो जब कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं तो इनको परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया जाता है। कैसे? तो लेट्स सी। इन पे बेस्ड हम अभी क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। ओके, अगर सेंटेंस में क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, या क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, और प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ओके, लेकिन अगर वो सेंटेंस है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, इसके अलावा अगर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि वो जितनी भी मैं एक्शंस के बारे में बता रहा हूं वो वर्ब्स कैसे होंगे, तो वो वर्ब्स कैसे होंगे, तो वो वर्ब्स नॉन एक्टिव, नॉन फंक्शनल, या नॉन एक्शनल वर्ब्स होंगे। ओके, कौन से वर्ब्स होंगे, नॉन एक्शनल वर्ब्स होंगे। ओके, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जितने भी वर्ब्स ना नॉन एक्टिव, नॉन फंक्शनल और नॉन एक्शनल होंगे और फिर उनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज, अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। अगर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। इसके अलावा अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे उसको। अगर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ओके, और वो क्रियाएं कौन कौन सी है जो आईएनजी फॉर्म में नहीं लगती, जिनका आईएनजी फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म उनका इम्पॉसिबल होता है, तो वो है क्या, कौन कौन सी, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं। ओके,
वो है verbs of sensation, verbs of sensation, okay, verbs of showing possession, verb showing possession, verb showing possession, okay, verbs showing possession, verb expressing feelings are state of mind, okay, verb expressing feelings are state of mind. इसके अलावा होता है verb of thinking process, verbs of thinking process, okay, ये रहा 1 2 3 4 और ये क्या रहा 5, verbs of sensation, कौन सी verbs of sensation, जो ये verb मैंने लिख दिया verb of sensation, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे verb of perception, ये ऐसी कैटेगरीज है वर्ब की जिनका अगर हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात करें, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, किसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, तो क्या होता है इम्पॉसिबल होगा, क्या होगा इम्पॉसिबल होगा, ओके, तो इसीलिए इनको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, और जब कभी भी आईएनजी में यूज किए जाते हैं तो उनको इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है। आई होप की बातें क्लियर हो गई होंगी, ओके। नेक्स्ट मैं इनको मिटाता हूँ, और जो हमने अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स को गौर करेंगे, ओके। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कुछ ऐसी क्रियाएं हो, जो कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे जो ये बताएंगे कि वो एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। वो होता है एट प्रेजेंट, क्या एट प्रेजेंट, या आप लिखोगे क्या प्रेजेंटली, या लिखोगे क्या एट दिस टाइम, या एट दिस मोमेंट, या दिस डेज, या इसके अलावा क्या होगा नाउ अ डेज, या हम क्या लिखेंगे नाउ, ओके। ये ऐसी क्रियाएं हैं, ये ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये क्या है ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि किसको रिलेट कर रहे, किसके बारे में बता रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में, किसके बारे में, तो फ्यूचर के बारे में। आई होप कि ये बातें आपने अपने नोट पे लिख लिया होगा और एक एक डायमेंशन आपने क्लियर कर लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे, ओके। सब्जेक्ट प्लस विल लवली शैल को डिसाइड करने के लिए सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन डिसाइड करेंगे, ओके। उसके अलावा एट प्रेजेंट का अर्थ होता है तुरंत, या एट प्रेजेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्रेजेंटली, या तो एट प्रेजेंट लिखेंगे या तो प्रेजेंटली, हम एट प्रेजेंटली वर्ड का यूज नहीं करते, ओके। एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट दोनों का अर्थ एक ही है, और दिस डेज मतलब इन दिनों, जैसे नाउ अ डेज मतलब इन दिनों, और नाउ मतलब अब, जैसे कि अगले वर्ष इस टाइम पर वह जा रहा होगा, मतलब कि मान लो अभी घड़ी में 12 बज रहा है,
तो अगले वर्ष 12 बजे वह वहां जा रहा होगा, यानी कि ही विल हैव बीन गोइंग नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम, या अभी के समय में, अगले मंथ में, अभी के समय पर वह पढ़ रहा होगा, यानी कि ही विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ। ओके, जैसे कि अभी वह खाना खा रहा होगा, यानी कि ही विल हैव बीन ईटिंग फूड दिस टाइम एट दिस टाइम। जैसे कि फिलहाल तो वह जा रहा होगा। ओके, अभी मैं बोलूँ कि फिलहाल तो वो जा रहा होगा, यानी कि ही विल बी गोइंग एट दिस टाइम, या एट प्रेजेंट, या प्रेजेंटली, या नाउ। ओके, जैसे कि अब वह उससे बात कर रहा होगा, यानी कि ही विल बी टॉकिंग टू हिम नाउ ही विल बी टॉकिंग टू हिम। ओके, इस तरीके से चीज़ें बदला करती हैं। वहीं पे जब हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो मैं पूछूंगा क्या वह अब खा रहा होगा, यानी कि विल ही बी ईटिंग नाउ, विल ही बी ईटिंग नाउ। अगर मैं बोलूँ कि क्या वे लोग अब सो रहे होंगे, तो विल दे बी स्लीपिंग नाउ, विल दे बी स्लीपिंग नाउ, इस तरीके से बोलेंगे। ओके, अब वहीं पे त्रुटियां दी जाती है एग्जाम्स में, और एरर बना के दिया जाता है स्टेटमेंट्स में, कुछ वो भी देख लेते हैं। और कुछ त्रुटियों को देखने से पहले मैं आपको इतना जरूर बता देना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसका भी प्रयोग कर लिया जाता है फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए, और फ्यूचर तो होता ही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस स्टूडेंट्स यह है कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करके और फ्यूचर के घटनाओं को व्यक्त करते हैं, फ्यूचर के इवेंट्स को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्रियाएं ना फिक्स्ड होती है, वो प्लान्ड एक्शन होता है। ओके, वो फिक्स्ड प्लान होता है। उसी के वजह से हम वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी यूज करके, इस स्ट्रक्चर का यूज करके, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप आता है। ओके, और फुल स्टॉप लगाने से पहले हम क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट मंथ, ओके, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डिकेड, इस तरीके के वर्ड करते हैं, इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हैं। ओके, या हम बोलते हैं कि टुडे, ओके, या टुमारो बोल सकते हो आप, टुमारो बोल सकते हो। ओके, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ओके, इस तरीके, द फॉलोइंग मंथ, ओके, या द फॉलोइंग ईयर आप, या द फॉलोइंग वीक लिख लेंगे हम। तो इस तरीके के क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। और ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करके, और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और कहाँ का होगा? फ्यूचर का होगा। इस सेक्शन, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करके हम फ्यूचर की घटनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन ये जितने भी एक्शंस होंगे ना, वो क्या होंगे? वो फिक्स्ड होंगे। ये फिक्स्ड प्लान के लिए आता है। कैसे प्लान के लिए आता है? तो फिक्स्ड प्लान के लिए आता है, या प्लान्ड एक्शन के लिए आएगा। कैसे एक्शन के लिए आएगा? तो प्लान्ड एक्शन के लिए आएगा। और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, वो एक्शन ना वो प्लान्ड नहीं होता, वो फिक्स्ड नहीं होता। इसीलिए इन दोनों टेंसेस में क्या होता है? डिफरेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग जब भी कर लेंगे फ्यूचर की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, तो वो पहली चीज जो फिक्स्ड होगा, और या तो वो प्लान्ड एक्शन होगा, पहले से निर्धारित होगा, पूर्व निर्धारित योजना होगा वो। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर प्रयोग करें तो वो निर्धारित नहीं होता। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ओके, जैसे आई शैल बी आस्किंग हर टू गो देयर विद मी नेक्स्ट ईयर। ओके, सॉरी, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। ओके, नेक्स्ट है विल सी बी कमिंग टुमारो
ओके, दूसरा है सी shall not be studying। ओके, तीसरा है, चौथा है why shall they not be paying heed to the board next day। ओके, हमारे सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं? 4 एग्जाम्पल्स हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है, सब्जेक्ट होगा, विल प्लस शैल होगा, प्लस बी होगा, प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप। सेंटेंस में पहला है आई शैल बी आस्किंग हर टू गो देयर विद मी नेक्स्ट ईयर। आई के साथ क्या यूज करेंगे? शैल। सही है। शैल के बाद क्या आएगा? बी। बी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या ये है आईएनजी फॉर्म में? जी बिल्कुल, अच्छा है यहाँ पर। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज, अगर नेक्स्ट वर्ब आ रही है तो उसकी कौन सी फॉर्म में होगी? इंफिनिटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है। ये टू है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ तक सेंटेंस करेक्ट है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस अपने पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, इसलिए गो के बाद हमने ना टू का यूज नहीं किया है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि मेरे साथ, तो विद मी, और विद एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो आई तो एक सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा? मी होगा। तो भी मी है, करेक्ट है यहाँ तक। और नेक्स्ट ईयर मैंने अभी क्या बताया, नेक्स्ट ईयर कहाँ यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि सेंटेंस तो ग्रामेटिकली क्या है? करेक्ट है, यानी कि इसमें नो एरर है। इसमें क्या है? नो एरर है। नेक्स्ट, विल सी बी कमिंग टुमारो, क्या वह कल आ रही होगी? तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया गया है और विल थर्ड पर्सन के ही शी इट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? विल आएगा। हालांकि इंटरोगेटिव है इसीलिए इसके पहले है। इंटरोगेटिव होने की वजह से यहाँ पे मार्क ऑफ फुल स्टॉप का यूज ना करके क्या यूज करेंगे? मार्क ऑफ इंटरोगेशन यूज करेंगे। यहाँ पे तो गलती थी। और उसके बाद बी के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है टुमारो, कल का, तो अब जाके सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है सी शैल नॉट बी स्टडिंग। सी शैल नॉट बी स्टडिंग, वह पढ़ नहीं रही होगी। ओके, वह नहीं पढ़ रही होगी। सी के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल का, न कि शैल का। शैल का यूज तब करते हैं जब जहां कहीं भी इन केस ऑफ कंपल्सन, थ्रेट, ऑब्लिगेशन, डिटर्मिनेशन, ओके, एडवाइस और प्रॉमिस की जब बात करी गई होगी। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद विल नॉट बी स्टडिंग और बी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ तक तो ये सेंटेंस अब करेक्ट है। ओके, इंटरोगेटिव नहीं है इसीलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया? फुल स्टॉप। इसके अलावा वाई शैल दे नॉट बी पेइंग हेड टू बोट नेक्स्ट डे, वे अगले दिन ध्यान क्यों नहीं दे रहे होंगे बोट पर? तो ये स्टेटमेंट ये पूछ रहा है। इंटरोगेटिव होने की वजह से पहले सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन दे के साथ शैल नहीं, विल का यूज करेंगे। किसका? विल का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू इस फैमिली के होने की वजह से सब्जेक्ट के पहले शैल आया और शैल के पहले भी क्या है? वाई आया है। और उसके बाद नॉट बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये पे हिड टू, एक ये फ्रेज है, क्या है? पे हिड टू। इस पे हिड टू का अर्थ क्या होता है? पे अटेंशन या पे अटेंशन। और इन दोनों ही वर्ड्स के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा आ जाएगा क्या? ड्रा वंस अटेंशन। क्या? ड्रा वंस अटेंशन। और उसके बाद भी टू ही होगा। तो इन तीनों ही फ्रेजेस के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? टू आती है। तो पे हिट टू, ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे टू ही यूज किया है। और कहाँ पर? तो बोर्ड पर। और कब? तो नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे होने की वजह से यहाँ पे क्या आया था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आया था। ओके, अब
इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये बता दूं कि अब हमें दो ही टेंसेस में दो ही कैटेगरीज बची हुई हैं। एक तो फ्यूचर परफेक्ट, उसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन दोनों ही टेंसेस को पढ़ने के बाद हम सॉल्व कर रहे होंगे एरनियस स्पॉटिंग एरर को। ओके, टेंस के चैप्टर पे बेस्ड जितने भी एरर्स बनेंगे मैं उन सारे ही एरर्स को कराऊंगा। ओके, बहुत ही मेटिकुलसली कराऊंगा, एक एक डायमेंशन को मैं क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा आप टॉपिक मेंशन करना कि कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है। टेंस तो हो ही गया, टेंस के बाद जनरली पैसिव वॉइस आता है, नरेशन आता है। अगर आपका टेंस और पैसिव वॉइस क्लियर है तो आप नरेशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि टेंस नरेशन के बाद अगर कोई चीज़ आती है तो वो होता है वर्ब बेसिक। अगर वर्ब बेसिक, टेंस और टेंस और पैसिव वॉइस, अगर ये तीन चीज़ें क्लियर हैं तो ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नरेशन को पढ़ें। ओके, तब तक के लिए बाय। एंड जहाँ कहीं भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो फटाफट कमेंट करें, वीडियोस बनाया जाएगा उस पर। ओके, अगर वो लगता है कि डाउट रियली में मेंशनेबल है, बोर्ड पे पढ़ाने योग्य है तो ज़रूर। और इसके अलावा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।